देखिए सौरभ जी, दूसरे कारक तत्वों में भी अंतर पाया जाता है। बुद्धि और विद्या का कारक बुद्ध को माना है। सवाल पैदा होता है, बुद्ध ना तो चतुर्थ भाव का स्वामी है, भावनाओं का स्वामी है, ना पंचम भाव का स्वामी है, तो बुद्धि को कारक क्यों माना गया? विद्या का कारक क्यों माना गया? यह बहुत आश्चर्यजनक है। वैसे भी वो तीसरे भाव का स्वामी है, फिर भी क्यों? मैंने आपका बताया तक बुद्ध देवताओं का शिल्पकार है, अर्थात वह विश्वकर्मा भी है। कोई भी नई चीज का अन्वेषण करना, खोज करना, ये बुद्ध का काम हो जाता है, क्योंकि विश्वकर्मा जी हैं, बुद्ध विश्वकर्मा जी। ऐसे तो राजकुमार हैं, तो उसका कार्य होता है नई नई पद्धति ला के राज्य को सुदृढ़ करना। इसलिए बुद्ध को विद्या का कारक माना गया है। इसे वास्तव में गणेश जी का कारक भी माना गया है। बुद्ध को गणेश जी का कारक भी माना गया है। अब यह देखिए, अगर बुद्ध शुभ होगा, अच्छा होगा, तो जहाँ तक पढ़ा लिखा भले ही ना हो, लेकिन उस पर बुद्धि होगी, वो हर चीज का उपयोग बड़ी अच्छी तरह से कर लेगा। ठीक है, उसको 5वें भाव की शिक्षा नहीं है, लेकिन बाकी शिक्षाएं तो उसके पास हैं। पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, छठवें, सातवें, आठवें, 9वें भाव की शिक्षा तो उसके पास है। मोदी पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन उसका तीसरा भाव बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप कभी इसका अनुभव करना और देखना। यह मुख्य अंतर है। दूसरी बात यह है, जब तक बुद्ध पर गुरु का प्रभाव नहीं होगा, वो प्रभाव किसी भी तरह से आ सकता है, साथ बैठने से, दृष्टि से, एमओपी से, पास्ट एमओपी से, फ्यूचर एमओपी से, तो जहाँ तक ज्योतिषी नहीं बन सकता। पहला, अब यह चीज आती है, ज्योतिषी बनने के लिए तो आत्मा का ज्ञान होना चाहिए। जब बुद्ध के सूर्य 28 डिग्री के अंदर होता है, तो 28 डिग्री में गुरु का प्रभाव भी आत्मा पर आ जाता है। इसलिए ज्योतिषी को या अन्वेषण करने वाले व्यक्तियों को, खोज करने वाले व्यक्तियों को बुद्ध का शुभ प्रभाव मिलता है। अगर इसी समय अगर उसे अष्टम भाव का प्रभाव भी मिल जाए, याद रखिए मैंने जैसे पहले बताया था, शुभ प्रभाव मिले, बली प्रभाव मिले, तभी नियम लागू होंगे। तो वह व्यक्ति किसी चीज का शोधकर्ता भी बन जाएगा, किसी ना किसी फील्ड में शोध भी करेगा, या गुप्त चीजों का ज्ञाता होगा। इसलिए बुद्ध को विद्या का कारक माना गया, जबकि वास्तव में इसका पारंपरिक ज्योतिष में कहीं कोई लिखित मुझे नहीं मिला कि बुद्ध को बुद्धि का कारक। अगर बुद्ध के साथ चंद्रमा मिल जाता है, तो चंद्रमा किसका है? मन, भावना, चेतना का कारक है। तो जातक में चेतना आ जाती है, तो इसको कहते हैं मन बुद्धि योग। अगर इस पर बुद्ध गुरु का प्रभाव आ जाए, तो मन, बुद्धि एवं चित्त बन जाता है। अर्थात गुरु, बुद्ध, चंद्रमा एवं गुरु का आने से चित्त बन जाता है। जैसे हम अपने बच्चों को कहते हैं चित्त लगाकर पढ़, इसका मतलब इन तीन चीजों का उपयोग कर, मन का भी उपयोग कर, बुद्धि का भी उपयोग कर, और गुरु ने आपको क्या ज्ञान दिया उसका भी उपयोग। अब इससे आगे बहुत बड़ी चीज आ जाती है, चेतना। अब चेतना क्या होती है? अगर इसका संबंध शुभ केतु से बन जाए, तो उस व्यक्ति को चेतना आ जाती है, और चेतना का मतलब है उसे दुनिया का ज्ञान स्वतः ही होने लग जाता है, क्योंकि केतु अंतर ज्ञान का कारक है, जो उसे स्वतः ही मिलने लग जाता है। तो बुद्धि, मन, चित्त, चेतना, ये शब्द इसी तरह से ज्योतिष में बने हैं, जबकि इनका विशेष वर्णन मुझे पारंपरिक ज्योतिष में नहीं मिला। यह अंतर है विष्णु भाव नाड़ी ज्योतिष में एवं पारंपरिक। विष्णु भाव नाड़ी ज्योतिष में योग आप स्वयं बनाते हो, क्या योग बनता है। पारंपरिक ज्योतिष में काल पुरुष कुंडली के आधार पर जो नियम बने, उनको आपको याद करना पड़ता है। ये तो बड़ी अजीब स्थिति होगी, हम करोड़ों योगों को कैसे याद करें। विष्णु भाव नाड़ी ज्योतिष में
ये योग स्वतः ही आप बना लेते हो। जब आप इसका उपयोग करोगे तो आप देखोगे ये योग मैंने पाराशरी में या अन्य वैदिक ग्रंथों में इस तरह पढ़ा था, लेकिन यहाँ तो वास्तव में यह अपने आप बन गया। तो यहाँ पर योग याद करने की ज़रूरत नहीं है, योगों को बनाने की एक पद्धति है, जो मैं आपको आगे आने वाले विषयों में बताऊँगा। इसके अलावा कोई प्रश्न हो तो सौरभ जी फिर पूछ लें। सर जैसे आपने बताया इसमें कि योग रटने की ज़रूरत नहीं है, जबकि मैंने आपके दोनों ग्रंथ पढ़े, भाग 1 और भाग 2, उसमें मैंने देखा कि जो कारक तत्व बेसिकली आपने बताए हैं, तो बहुत लोग होते हैं कारक तत्व रटने की कोशिश करते हैं, कि फलाना ग्रह का कारक तत्व ये है। आपने बड़ी ही सरल पद्धति से बताया है कि किसी भी कारक तत्व को रटने की ज़रूरत नहीं है। जो ग्रह का एक्चुअल स्वभाव होता है बेसिकली उससे करोड़ों कारक तत्व बनाए जा सकते हैं, तो वहाँ पर रटने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने ज्योतिष को इतना सिंप्लीफाई कर दिया और इतना व्यवहारिक तरीके से उसको डिफाइन किया है, तो मेरा दर्शकों से अनुरोध भी है कि एक बार आप विष्णु भाव नाड़ी ज्योतिष के जो भाग 1 और भाग 2 और खास तौर से जो प्रश्न शास्त्र या तीनों का आप अध्ययन करेंगे, तो उसमें पाएंगे कि ज्योतिष को कितना व्यवहारिक तरीके से गुरुजी ने डिफाइन किया है। अब सौरभ जी सुनिए, कारक तत्व दो तरह के होते हैं। एक होते हैं नैसर्गिक कारक तत्व। नैसर्गिक कारक तत्व हैं जो हमने डिफाइन किए हैं, जैसे संतान का कारक सूर्य है, पाराशर पद्धति में संतान का कारक गुरु माना गया है, पत्नी का कारक शुक्र माना। पर विष्णु भाव पद्धति में दो कारक होते हैं, एक होते हैं नैसर्गिक कारक, दूसरे कारक होते हैं तत्कालिक कारक। अब यहाँ देखने की बात क्या है, नैसर्गिक कारक तो फिक्स होते हैं, तत्कालिक कारक कुंडली के अनुसार बदल जाते हैं। मान लीजिए मेष लगन है, तो मेष लगन में मंगल जो है वो जातक का कारक है, लेकिन सप्तम भाव का स्वामी पत्नी का कारक बन गया। अब यह कुंडली बदल जाती है और मान लो ये मिथुन लगन की कुंडली हो जाती है, तो इसमें बुध लगन का कारक है, सप्तम भाव अर्थात गुरु पत्नी का कारक है। अब मुझे बताइए कि गुरु पत्नी का कारक कैसे बन गया? ये याद रखिए, ये तत्कालिक कारक है। अर्थात जब आप सप्तम भाव को देखोगे पत्नी के लिए, गुरु को देखोगे, तो ये कैसे बन गया? तो ये तत्कालिक कारक होते हैं जो उसी कुंडली में लगते हैं जो कुंडली उस समय उदित हो रही होती है। अगर यह 4 नंबर की कुंडली बन जाए तो चंद्रमा जातक का कारक होगा और सप्तम भाव अर्थात शनि पत्नी का कारक होगा, अर्थात उसके पत्नी में ये गुण पाए जाएंगे। लेकिन मान लीजिए नैसर्गिक कारक शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी है, तो शनि के साथ शुक्र के गुण को भी जोड़ दिया जाएगा, अर्थात वो इम्प्रूवमेंट पत्नी में होगा। या शुक्र खराब हो जाता है तो वह नुकसान पत्नी को होगा। इन तथ्यों का ध्यान रखिए, दो तरह के कारक होते हैं, नैसर्गिक एवं तत्कालिक कारक होते हैं। गुरु जी मेरा यहाँ पर एक सवाल है, जैसे मान लीजिए मेष लग्न की कुंडली है, मेष लग्न की कुंडली में चौथे भाव का स्वामी चंद्रमा हो गया, 10वें भाव का शनि हो गया और दोनों आमने सामने बैठे हुए हैं। तो इस तात्कालिक योग के हिसाब से तो चंद्रमा का जो पति हुआ बेसिकली वो शनि हो गया, चंद्रमा का जो पत्नी हो गया पति हो गया बेसिकली वो शनि हो गया, लेकिन चंद्रमा का एक्चुअल पति तो सूर्य है, तो इसका मतलब है कि सूर्य में भी शनि के गुण पाए जाएंगे। बहुत सुंदर सवाल है, इस पर बहुत लोगों ने मेरे से प्रश्न किया, लेकिन सवाल याद रखिए, चंद्रमा मेष लगन में मंगल की माता है जी। पति की पत्नी नहीं है। किसी व्यक्ति की 3 शादी हो जाए और उन 2 और पत्नियों से संतान होते हैं तो उनकी माता चौथा भाव नहीं होगा, उनकी माता उस कुंडली के हिसाब से चौथा भाव होगा। तो यहाँ माता के गुण नोट करिए, माता के गुण हम चौथे भाव और चंद्रमा से देखते हैं। वास्तव में नवम भाव पिता का होता है, नवम भाव से 7वां भाव पिता की पत्नी का होता है। आप ये बताइए, यहाँ माता चतुर्थ भाव है तो सप्तम भाव पति का कैसे हो जाएगा? माता का है, पति का नहीं होगा। जबकि उसी कुंडली में गुरु जो है वो पिता बन रहा है, तो पिता तो गुरु ही रहेगा ना, पति नहीं होगा, स्त्री का पति नहीं होगा। इस अंतर को समझ लें। गुरु की दूसरी जो गुरु की पत्नी होगी वह तीसरा भाव होगा, पत्नी के गुण तीसरे। शादी से पहले आप कैसे देखोगे ये तो बताओ? तो आपने यहाँ माँ को देखा और पिता को देखा, पिता नवम भाव है और माता चतुर्थ भाव है, तो इन दोनों का संबंध देखा जाएगा। आप साथ में माता से 7वें भाव को
पति नहीं कर सकते। माता की कुंडली में लगन से 7वां भाव पति होगा। इस अंतर को समझ ले, बहुत गहन अंतर है। कई बार कई सम्मेलनों में से मेरे से ये सवाल पूछा गया था, एक ऐसा क्यों होता है? तो इसे नोट करें, वह माता का घर है और वह पिता का घर है। और माताएं तो 3 भी हो सकती है, जैसे रामचंद्र जी की थी। इस तथ्य को नोट करें और इसको बहुत गहन अध्ययन करें, आपको फट से पता चल जाएगा। रामचंद्र जी की कुंडली में आपको बड़े आसानी से पता चल जाएगा लक्ष्मण किसका पुत्र है, भरत किसका पुत्र है, शत्रुघ्न किसका पुत्र है, ये आसानी से पता चल जाएगा। और इसका अध्ययन मेरी पुस्तक में भी आपको मिलेगा। धन्यवाद। धन्यवाद। सही है।